हम्म, नमस्कार मित्रों, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप लोग मैसेज भेजिए। थोड़ी कनेक्शन में देर हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप लोग मैसेज कीजिए। नमस्कार। अभी ठीक आ रहा है? राजीव पाठक जी, ठीक आ रहा है? नेटवर्क के लिए इधर उधर घर में भागना पड़ रहा था। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड जो आपकी संस्था है आईटी डीएम, हाँ शुरुआत ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश चतुर्वेदी, प्रसार भारती में कंसल्टेंट हूँ और पत्रकारिता में थोड़ी बहुत कलम चलाता रहता हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ। इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट मिशन के इस मंच पर मुझे राजीव पाठक जी ने बुलाया, गौतम जी ने बुलाया। आप सब मित्र जो जुड़े हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के दिन की आज के दिन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण हस्ती के बारे में। ठीक आज ही के दिन 100 साल पहले उस व्यक्ति का निधन हुआ था जिसने हमें पूर्ण स्वतंत्रता का संदेश दिया था, पूर्ण स्वतंत्रता का नारा दिया था। नारा न कहिए बल्कि जय घोष कहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाल गंगाधर तिलक की। 1 अगस्त 1920 को, आज से ठीक 100 साल पहले उनका निधन हुआ। देश की बात और देश का राग जो आईटीडीएम का कार्यक्रम है, उसमें मुझे आज कहा गया है कि तिलक जी महाराज के बारे में मैं कुछ बोलूं। मित्रों, आप हिंदी की किताबों में या अंग्रेजी में तो ऐसी परंपरा भी नहीं है, कहीं नहीं पाएंगे कि बाल गंगाधर तिलक को तिलक जी महाराज कहा जाता हो। लेकिन मराठी संस्कृति में, महाराष्ट्र के इलाकों में उनको हर जगह तिलक जी नहीं कहा जाता बल्कि तिलक जी महाराज कहा जाता है। और तिलक महाराज के बारे में आप सब जानते हैं कि उन्होंने जो नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इंडिपेंडेंट इज आवर बर्थ राइट। और यह बाद में भारतीय आज़ादी के आंदोलन का जय घोष बन गया। लेकिन मैं तिलक जी पर कुछ कहने से पहले, क्योंकि मेरे जन्म से ठीक 71 साल पहले इस दुनिया से वो कूच कर गए थे, तो जाहिर है कि हमने उनको जितना किताबों के ज़रिए ही जाना है, अपने अध्यापकों के ज़रिए जाना है, इतिहास की घटनाओं के ज़रिए जाना है, इतिहास के वाचिक परंपरा के ज़रिए जाना है, उसी पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन मैं सबसे पहले उद्धृत करना चाहूँगा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है कि भारतीय राजनीति में
तीन बड़ी हस्तियां हैं और तीनों को उन्होंने जो विशेषण दिया आप ताज्जुब करेंगे। एक को उन्होंने हिमालय कहा, दूसरे को गंगा कहा और तीसरे को महासागर कहा। लगे हाथों उन्होंने तीनों के बारे में अपनी राय रखते हुए अपनी मर्यादा और अपनी चाहत और अपनी सीमाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिमालय पर तो मैं चढ़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, हाँफना पड़े तो हाँफना पड़े, लेकिन मैं चढ़ सकता हूँ। मैं गंगा में भी अपनी डोंगी ही सही लेकर के उतर सकता हूँ और गंगा को पार कर सकता हूँ, लेकिन महासागर में उतरना और उसे पार करना मेरे वश में नहीं है। आपको ताज्जुब होगा मित्रों, सत्य के प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है उसमें वो हिमालय बताते हैं सर फिरोज शाह मेहता को, गंगा बताते हैं अपने राजनीतिक गुरु गोखले को, और महासागर कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। महासागर की क्या स्थिति होती है? महासागर शांत रहता है, वह जल्द अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता और उसका थाह लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। वो अथाह होता है, अतल होता है, लेकिन जब वो मर्यादा खोता है, जब का मन अशांत होता है, तो जो उथल पुथल मचाता है वह उथल पुथल बहुत बड़े बदलाव का भागी बनती है। मित्रों, बाल गंगाधर तिलक भी ऐसी ही हस्ती थे। उनके मन की थाह को पा लेना बहुत आसान नहीं था किसी के लिए, और गांधी जैसी हस्ती के लिए भी नहीं था। गांधी खुद स्वीकार करते हैं कि मैं उस महासागर के अथाह अतल गहराई को, उनके मन के विराट जो आधार है उसकी थाह लगा पाने में बिल्कुल असंभव हूँ, और इसीलिए वो मेरे लिए महासागर हैं। मुझे याद आता है गांधी जी एक जगह और भी कहते हैं कि तिलक जी महाराज से जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को गति मिली वो भारतीय इतिहास में बहुत बिरला है। यह महासागर व्यक्तित्व ही था जिसने अपने चिंतन की अथाह गहराई से निचोड़कर विचार दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। निश्चित तौर पर वो विचार एक ज़माने में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का जयघोष बन गया, और उस जयघोष के वजह से आप देखेंगे कि पहली बार कांग्रेस उनके निधन के 9 साल बाद 1929 में रावी नदी के किनारे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो पहली बार उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के जयघोष के आधार पर कांग्रेस प्रस्ताव पारित करती है कि हम पूर्ण स्वाधीनता हमें चाहिए और पूर्ण स्वाधीनता लेना हमारा अधिकार है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके पहले तक आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो डोमिनिक इंडिपेंडेंस की बात करती है, औपनिवेशिक स्वतंत्रता की, जैसे कि आज भी कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कुछ और देशों में है, जहाँ का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, राष्ट्र का प्रमुख संवैधानिक तौर पर वो ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के क्राउन, ब्रिटेन के ताज द्वारा नियुक्त होता है और बाकी शासन वहाँ चलता है। भारत की सरकार भी माफ़ कीजिएगा, भारत की जनता भी, और उस समय भारतीय जनता की प्रतिनिधि जो पार्टी थी कांग्रेस, वह भी उन दिनों तक सिर्फ डोमिनिक इंडिपेंडेंस की ही मांग करती थी, औपनिवेशिक स्वतंत्रता की ही मांग करती थी। लेकिन यह तिलक हैं जिन्होंने अपने पत्रों मराठा दर्पण और केसरी, इन दोनों में बार बार इसका उल्लेख करते हैं और स्वराज्य की, पूर्ण स्वराज की मांग को रखते हैं। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता है और 3 बार उन्हें जेल यात्राएं करनी पड़ी। पहली बार 1897 में, दूसरी बार 1908 में और तीसरी बार 1916 में। लेकिन यह जो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह जय घोष जो हुई, जिसको जन जन तक पहुंचाने में मदद मिली, वह 1916 का बॉम्बे हाई कोर्ट में उन पर चला, मतलब बाल गंगाधर तिलक पर चला, राजद्रोह का मुकदमा था। उस मुकदमे की आपको जानकर ताजुब होगी, बाल गंगाधर तिलक की ओर से पैरवी की थी उस समय के
अपेक्षाकृत जवान बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो लेकिन इसके बावजूद तिलक ने खुद बहस की थी और उस बहस में जज के सामने ही कहा था और बड़ी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा था कि स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। उनको सज़ा भी हुई और सज़ा होने के बाद भी उन्होंने कहा, जज ने उनसे कहा कि और कुछ कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, स्वाधीनता मांगना कोई अपराध नहीं है और हम स्वाधीन हैं, हम स्वाधीनता की मांग को छोड़ेंगे नहीं और हम स्वाधीन हो करके रहेंगे। तो निश्चित यह दहाड़ जो थी आमतौर पर जो अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार के द्वारा नियुक्त जो जज थे उनके सामने बड़े बड़े लोगों के बोलने की हैसियत नहीं होती थी। लेकिन उस शेर ने, जिसे हम बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं, जिसे मराठी साम्राज्य तिलक जी महाराज के तौर पर पुकारता है, जानता है, इज्जत करता है, सम्मान देता है, सम्मान के पात्र उस बाल गंगाधर तिलक ने जब शेर की तरह दहाड़ा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसकी अनुभूज बाहर तक पहुंची और देखते देखते यह भारत की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई, वह जय घोष बन गया और बच्चे बच्चे के जुबान पर यह बात आ गई कि हमारा स्वराज्य लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक चीज़ और ध्यान में देने की बात है कि क्या कन्विक्शन था। जब तक व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं होता है, जब तक उसकी प्रतिबद्धता नहीं होती है, जब तक उसका अपना सम्मान नहीं होता है, उसके मन वचन और कर्म में एक रूपता नहीं होती है, कन्विक्शन नहीं दिखता है, तब तक उसके प्रति जनता आकर्षित नहीं होती है। तिलक मन, वचन और कर्म तीनों से भारतीय राष्ट्रीयता के, भारतीय समाज व्यवस्था के उन्नायक तंत्र के एक तरह से प्रतिनिधि पुरुष थे, एक तरह से स्वप्नदर्शी थे और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ जन जन की आवाज़ बन गई और वो इतनी बड़ी आवाज़ बनी कि सैमुअल मॉन्टेग्यू जो उन दिनों भारत सचिव थे, जैसे उन श्रोताओं को और दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आज भारत के सर्वोच्च नौकरशाह कैबिनेट सचिव होते हैं, उस समय भारत पर शासन करने के लिए जो सर्वोच्च नौकरशाह होते थे वो ब्रिटेन में होते थे, उनको भारत सचिव कहा जाता था, इंडिया सेक्रेटरी कहा जाता था। तो सैमुअल मॉन्टेग्यू, और वही सैमुअल मॉन्टेग्यू हैं जिनके नाम से हम इतिहास में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो वो मॉन्टेग्यू ने कहा था 1918 में कि भारत में संभवतः तिलक के अलावा कोई आज बड़ा नेता नहीं है। ये दौर है जब गांधी जी इस देश में आ चुके थे, चंपारण का उन्होंने सत्याग्रह किया था, नील की खेती पर उन्होंने जो नीलही खेती में जो अंग्रेज़ों का अत्याचार था उसको पूरी दुनिया के सामने ला चुके थे और देखते ही देखते उसको एक आंदोलन बना चुके थे। लेकिन उस दौर में भी मॉन्टेग्यू को ये कहना पड़ता है कि आज भारत में तिलक से बड़ा कोई नेता नहीं है और तिलक का नेता जो है नेता बनना ये बहुत मतलब आसान बात नहीं है और ये ऐसे नहीं हुआ है। और वो भी देखना कि एक बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, एक अध्यापक का बेटा, जिसके पिता का देहांत उसके 16 साल का रहते ही हो जाता है और फिर भी उठ के खड़ा होता है। ना सिर्फ खड़ा होता है बल्कि उन दिनों महाराष्ट्र के सबसे प्रमुख कॉलेजों में से एक पूना के दक्कन कॉलेज से वो शिक्षा ग्रहण करता है, बीए पास करता है, एलएलबी करता है और फिर एक प्रतिष्ठित कॉलेज फर्ग्यूसन कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाता है। और प्रिंसिपल बनने के बाद वो एक सहज आसान जीवन शैली से जीवन गुजारा करने की कोशिश नहीं करता। उसके अंदर जो देश प्रेम की आग जलती रहती है, जो राष्ट्र प्रेम जलता रहता है, भारतीय राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने की एक उद्दाम भावना होती है, उसकी वजह से वह आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ता है। और कैसे कूदते हैं तो जाकर के 1881 में वो मराठी में केसरी नाम का अखबार निकालते हैं, अंग्रेजी में मराठा दर्पण निकालते हैं। किसी ने उस समय उनसे एक टिप्पणी की थी, आज के पत्रकारों को ये जानना चाहिए, आज तो पत्रकारिता पर भी बहुत सारा सवाल उठ रहा है, मैं भी पत्रकार हूँ। किसी पत्रकार ने उनसे उन दिनों पूछा था कि आप तो एक अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, तिलक जी महाराज आप अच्छी भली नौकरी कर रहे थे, लेकिन आप ये पत्रकारिता के कर्म में क्यों आ रहे हैं?
उनकी पत्रकारिता की दृष्टि उनके जवाब से झलकती है। तिलक जी ने उस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहा था कि अब तक शिक्षक होने के नाते मैं कुछ लोगों का गुरु था, अब मैं जगत गुरु बनने की राह पर हूँ। यह कन्विक्शन है। उनको पता था कि बिना पत्र पत्रिकाओं के सहारे भारत में राष्ट्रीयता की, विचारधारा की, भारत को राष्ट्रीय रूप से एकीकृत करने की जो कोशिश है, उसको एक जनजागरण की जो ज़रूरत पड़ेगी, बिना पत्रकारिता के नहीं की जा सकती है। तिलक जी ने पत्रकारिता को अपना हथियार बनाया और इस हथियार बनाने की वजह से उन्हें बार बार संकट झेलने पड़े। तिलक जी का कन्विक्शन की बात ही है कि उन दिनों पूना आज की तरह शहर नहीं होता था महाराष्ट्र का। मुंबई तो आज़ादी के बाद उभरा है। उन दिनों महाराष्ट्र का प्रमुख शहर, प्रमुख केंद्र, सांस्कृतिक, राजनीतिक पूना था। पूना में रहते हुए तिलक महाराज ने जो पत्रकारिता का कर्म किया, तो उनके सामने बहुत सारी अड़चनें आई। उनमें एक अड़चन 1898 की प्लेग की महामारी भी थी। उन दिनों मराठा दर्पण और केसरी के अलावा जो प्रमुख अखबार था पुणे से, वो था अभ्युदय। अभ्युदय के मालिक ने कहा कि कुछ दिनों के लिए हम लोग अखबार को छापना, उसका प्रकाशन बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्लेग की छूत उन्हें भी लग जाए। क्योंकि तिलक जी कन्विक्शन इतना था, एक अच्छी भली नौकरी फर्ग्यूसन कॉलेज की प्रिंसिपली छोड़ करके पत्रकारिता करने निकले थे, तो अखबार को बेचते भी थे, अखबार को पढ़ते भी थे, अखबार को बांटते भी थे, अखबार को पढ़वाते भी थे, अखबार को छापते भी थे और अखबार में लिखते भी थे। तो जाहिर है कि अखबार को बांटने के लिए या अखबार के बाकी कामों के लिए उन्हें जनता के बीच में जाना पड़ता था, शहर में घूमना पड़ता था। तो इस स्थिति में उनके सामने खतरे भी थे और अभ्युदय के मालिक ने उनके सामने ये खतरा रखा। उन्होंने कहा कि अगर आपके गुजरने से यह काम रुक जाता है तो बेहतर है कि वह काम को करके ही रोका जाए। मतलब कि प्लेग लगे तो लगे, प्लेग पकड़े तो पकड़े, लेकिन आखिरी दम तक राष्ट्र निर्माण का काम होते रहना चाहिए। आखिरी दम तक राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो जागरण की ज़रूरत है, उस जागरण का काम होते रहना चाहिए। तिलक जी पीछे नहीं हटे, उन्होंने लगातार अखबार निकाला। मित्रों, तिलक जी का एक बहुत बड़ा योगदान ये है, अभी कुछ दिनों बाद ही गणेश उत्सव महाराष्ट्र में और पूरे मध्य भारत में अपना रंग दिखाएगा। उसकी छटा अब तो उत्तर भारत में भी दिखने लगी है, दिखना शुरू होगी। बहुत कम लोगों को पता है कि यह पारिवारिक त्यौहार होता था। तिलक जी को लगा कि बिना इस त्यौहार को सार्वजनिक बनाए जन जागरण का काम आसान नहीं हो सकता, और उन्होंने गणेशोत्सव को 1893 में 1893 में सार्वजनिक त्यौहार के तौर पर मनाने का निर्णय लिया और इसको उन्होंने पूना से प्रोत्साहन दिया, शुरुआत की। ध्यान रहे, ये वही दौर है जब उत्तर प्रदेश के बलिया के ददरी मेले के मंच पर भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना विख्यात भाषण भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, देते हैं। यानी 1893 का ये साल है, वह भारतीय राष्ट्रीयता का एक तरह से प्रस्थान बिंदु है। देखिए कहाँ महाराष्ट्र में तिलक जी महाराज गणेशोत्सव की शुरुआत करते हैं, और कहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, इस पर एक बहुत ही मानीखेज, बहुत ही गंभीर व्याख्यान देते हैं, जिसमें भारत का एक नक्शा होता है। तिलक को हम बहुत तरीके से याद कर सकते हैं। तिलक के लिए हमारे पास कई सारे उपमान हो सकते हैं। गणेश उत्सव के बाद उन्होंने शिवाजी का भी उत्सव मनाना शुरू किया। आप देखेंगे महाराष्ट्र में आज भी शिवाजी महाराज को लेकर के खास तरह का सम्मान, एक खास तरह की भावना देखने को मिलती है। लेकिन इसको जन जागृति का माध्यम बनाया किसने? निश्चित तौर पर तिलक महाराज ने। तिलक महाराज
की ये देन थी कि महाराष्ट्र में घर घर से आज़ादी के रणबांकुरे पैदा हुए और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाने में बहुत गहरा, बहुत बड़ा और बहुत मानीखेज योगदान दिया। गणेश पूजा के जरिए उन्होंने पूरे समाज को संगठित किया। शिवाजी महाराज के उत्सव को मना करके उन्होंने राष्ट्रीयता को परंपरा से जोड़ा और परंपरा की वीर गाथाओं को एक तरह से आधुनिक दौर में संचारित करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहे। यह कामयाबी ही है कि उन्हें देखते ही देखते भारतीय जनमानस का बड़ा नेता बना दिया। तिलक उन दिनों कांग्रेस में सक्रिय थे। तिलक की अगुवाई में गरम दल अलग हो गया। 1907 में एक तरह से कांग्रेस का बंटवारा ही हो गया। एक तरफ नरम दल था जिसके नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, एक तरफ गरम दल था जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक थे। इतिहास की किताबों में पढ़ाया भी जाता है कि गरम दल के नेता बाल, पाल, लाल। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब पश्चिम बंगाल के विपिन चंद्र पाल और लाल मतलब पंजाब के लाला लाजपत राय। इन तीनों का मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ सहयोग करके, क्योंकि उसके पहले तक कांग्रेस जो है वो सहयोगी की भूमिका में होती थी अंग्रेजी सरकार की, सहयोग करके हम आज़ादी नहीं हासिल कर सकते। जबकि गोखले गुट का मानना था कि नहीं, हमें धीरे धीरे ही अपनी स्वाधीनता की ओर आगे बढ़ना है। और जाहिर है कि चूँकि आज़ादी की लड़ाई लगातार बढ़ रही थी लेकिन आज़ादी दूर दिख रही थी उसमें, और हमेशा जो आक्रामक विचार होते हैं, थोड़े ठोस विचार होते हैं, उनको युवा वर्ग का समर्थन मिलता है। जाहिर है कि उन दिनों लाल बाल पाल की जो तिकड़ी थी जिसके नेता बाल गंगाधर तिलक थे, वो युवाओं के सर्वमान्य और बड़े नेता बन के उभर गए थे। और शायद यही वजह है कि मॉन्टेग्यू को कहना पड़ा था कि आज के दौर में तिलक महाराज से शायद ही कोई बड़ा नेता भारतीय परिदृश्य में है। और यह गरम दल की सोच का ही परिणाम था कि जब मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने, बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने पश्चिम बंगाल में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया, बम से हमला किया, उसके चलते उनको सज़ा हुई। तो उस सज़ा का दिन पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने विरोध किया और इस विरोध के चलते उनको 1908 में 6 साल की सश्रम कारावास की सज़ा हुई। इस कारावास की सज़ा के लिए उन्हें आज के म्यांमार, उन दिनों बर्मा कहा जाता था, उसके मांडले जेल में भेजा गया। बाद के दिनों में वहाँ सुभाष चंद्र बोस को भी रखा गया और कई बड़े क्रांतिकारियों को रखा गया। मांडले जेल जब उनको ले जाया जा रहा था तो जो राज्यसभा के भी हाल के दिनों तक उपसभापति थे हरिवंश जी ने अपने एक निबंध में लिखा है कि उनको जिस जहाज़ से ले जाया जा रहा था उस जहाज़ के निचले तल में एक संकरी जगह पर रख करके ले जाया जा कि तिलक की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि अंग्रेज़ सरकार को डर लगता था कि कहीं ना कहीं जहाज़ पर ही विवाद हो जाएगा, जहाज़ पर ही लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे और एक तरह से बवाल हो जाएगा। इस बवाल को रोकने के लिए डरी हुई अंग्रेज़ सरकार ने कोशिश ही नहीं की कि कोई जानने पाए। और उस लेख में लिखा है हरिवंश जी ने, और काफ़ी शोधपरक लेख है, कि जो जहाज़ के निचले तल में जिस जगह पर रख करके तिलक जी को ले जाया जा रहा था वहाँ हवा आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। छोटे छोटे छिद्र थे, तो उन छिद्रों के सहारे सांस लेने की कोशिश कर रहे थे तिलक महोदय। और तिलक की लोकप्रियता का आलम ये था, ये स्थिति थी कि 6 साल की सज़ा के खिलाफ पूरा महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश सड़कों पर उतर आया। और पुणे में तो 6 दिनों तक, हर साल के लिए एक दिन, मतलब 6 दिनों तक के लिए बंद रखा गया, पूरा शहर शांत पड़ा रहा। तो ये स्थिति थी। तिलक को सज़ा होने के खिलाफ लोग इतना आगे बढ़े, इतना गुस्सा बढ़ा, इतना विरोध बढ़ा कि बाद में अंग्रेज़ सरकार को झुक करके
उनको सश्रम कारावास की बजाय साधारण सज़ा में बदलना पड़ा। वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी किताबें मांगी, किताबें लिखने की अनुमति चाहिए, किताब लिखते रहे। उस दौर की उनकी एक बड़ी उपलब्धि है गीता रहस्य। आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि गीता, श्रीमद् भागवत गीता, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, उस पर आधारित जो श्रीमद् भागवत गीता है, उसकी सबसे शानदार व्याख्या, इस जेल जीवन की उपलब्धि है तिलक जी महाराज की, शानदार व्याख्या उन्होंने गीता रहस्य के नाम से की है। और गीता रहस्य में उन्होंने कर्मयोग को स्थापित किया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो अब घर घर में परिचित हो चुका है, खासतौर पर महाभारत धारावाहिक के बाद। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसके पहले तक गीता को हमारे जो जीवन दर्शन में, जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, उसमें मोक्ष का प्रतीक ज़्यादा माना जाता था। यह तिलक महाराज हैं कि उन्होंने गीता को कर्मयोग के रूप में स्थापित किया और कर्मयोग की व्याख्या की, कर्मयोग के संदर्भ में गीता की व्याख्या की। गांधी जी भी गीता के बहुत बड़े भक्त थे, गीता को तो माता ही कहते थे, गीता ही कहते थे। गांधी जी ने भी माना है कि गीता की जो सबसे अच्छी व्याख्या है वो गीता रहस्य ही है। और बहुत कम लोगों को यह ध्यान में होगा मित्रों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गीता रहस्य के बारे में जो कहते हैं वो ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एकात्म मानववाद जो उनका प्रमुख चिंतन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उस एकात्म मानववाद की शुरुआत में ही वो कहते हैं कि तिलक महाराज ने गीता रहस्य के जरिए स्वाधीनता आंदोलन के पीछे की तात्विक भूमिका को रेखांकित किया। यानी गीता रहस्य आध्यात्म की पुस्तक नहीं, बल्कि भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक अनूठी प्रेरणाप्रद पुस्तक बन के उभरती है। अब दीनदयाल जी की चर्चा चली है तो तिलक जी पर उनके और भी विचार को हमें जानना चाहिए। दीनदयाल जी उन पर एक जगह और ध्यान देते हैं। दीनदयाल जी कहते हैं कि तिलक जी का जो जय घोष है, स्वाधीनता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें तिलक जी बहुमत की बात नहीं करते हैं। आज के लोकतंत्र में बहुत बहुमत की बात होती है। दीनदयाल जी के मुताबिक दरअसल उनका यह जय घोष राष्ट्र धर्म और देशभक्ति के धर्म पर जोर देता है। अब ये मामूली बात नहीं है। दीनदयाल जी जिस तरह से व्याख्या करते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि यह भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए कर्म पर जोर देने का एक तरह से भूमिका रचती है, तात्विक विवेचन करती है, तात्विक आधार खड़ा करती है गीता रहस्य। तो दूसरी तरफ वह बहुमत के सिद्धांत पर नहीं है, वो राष्ट्र के लिए देश हित में जो धर्म होता है हर राष्ट्रवादी का, हर राष्ट्रीय सोच वाले व्यक्ति का, उस धर्म पर बात को आगे बढ़ाती है। तिलक के बहुत सारे रूप हैं। तिलक को हम जब भी सोचते हैं मित्रों, तो तिलक के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तरफ वो संगठन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आधुनिक राष्ट्र राज्य की कसौटी पर भारत को संगठित करने की भी बात करते हैं। और वो जानते हैं कि किस तरह से संगठित किया जाना चाहिए। इसके लिए आखिरी जीवन तक आखिरी दम तक बहुत प्रयास करते हैं। जैसे आप देखिए कि उन्होंने, जैसे हमने अभी चर्चा की कि उन्होंने गणेशोत्सव के बहाने उसके जरिए लोगों को एक संगठित संदेश देने की कोशिश की, उनको संगठित किया और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भरी। शिवाजी महोत्सव के बहाने उन्होंने वीरता का भाव भरा और अपने जो आध्यात्मिक परंपरा से हट करके जो एक वीर परंपरा रही है, राष्ट्र के हित में सब कुछ न्यौछावर करने की वीर परंपरा, उसके लिए अपना सब कुछ होम कर देने की परंपरा और हर मौके पर राष्ट्र को खड़ा करने की परंपरा, उसके लिए कुछ भी गंवाने की जो प्रवृत्ति रही शिवाजी में, देखें आपकी, उन्होंने अपने बच्चे को बनारस छोड़ना पड़ा या बहुत सारा जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन राष्ट्र प्रेम को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। और इसके लिए जिस तरह से जब हुआ उन्होंने शत्रु पर आक्रमण किया और शत्रु पर हमला करके चीज़ों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की। तिलक महाराज दरअसल शिवाजी महोत्सव के जरिए
यही बताने की कोशिश करते हैं कि भारतीय राष्ट्र के लिए जब ज़रूरत जिस तरह की पड़े वो करना पड़ेगा, और उसके लिए वो एक वीर भाव जो रहा है अतीत में उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो जानते थे कि अगर भारत आज़ाद हो गया तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। उसमें एक चुनौती भाषा की भी थी, आज भी है। हम देख रहे हैं अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की जो सिफारिश की गई है, हालांकि ये पूरी दुनिया के शिक्षा शास्त्रियों की मांग है कि बच्चा शुरुआती दिनों में अपनी मातृभाषा में जो शिक्षा पाता है तो उससे उसको कहीं ज़्यादा गहरा मानसिक विकास होता है, गहरा मानसिक बोध होता है और उसका विस्तार होता है मानसिक क्षमता का। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में ऐसा अभी तक नहीं रहा है। नई शिक्षा नीति में इसकी अपील की गई है, लेकिन मित्रों, तिलक जी न तो हिंदी के पत्रकार थे, न हिंदी के विद्वान थे और न हिंदी भाषी थे। लेकिन जून 1905 में वाराणसी की एक यात्रा में उन दिनों हिंदी के लिए काम कर रही नागरी प्रचारणी सभा में एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि भावी भारत को अगर कोई एक सूत्र में जोड़ सकती है भाषा, भावी भारत को जोड़ने की अगर किसी भाषा में ताकत है, जो सामर्थ्य है, उन्होंने सामर्थ्य शब्द का इस्तेमाल किया है, तो निःसंदेह वह हिंदी है। कितनी बड़ी बात वो कहते हैं 1905 में। हालांकि ये देखिए, जो आज हिंदी है, चाहे जो भी हो, जिस भी हालत में हो, भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा के तौर पर किंचित आसीन है, तो उसके पीछे गैर हिंदी भाषी लोगों का बड़ा योगदान है। तिलक जी के इस वक्तव्य से 30 साल पहले पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बड़े विद्वान पंडित माफ़ कीजिएगा केशव चंद्र सेन ने कहा था 1875 में कि हिंदी ही इस देश को एक सूत्र में जोड़ सकती है। भावी भारत की वही संपर्क भाषा हो सकती है, और जाहिर है जो संपर्क भाषा होगी वही राजभाषा होनी चाहिए। यहाँ बात चली है केशव चंद्र सेन की, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी का मशहूर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश की वो रचना संस्कृत में कर रहे थे, और जगह जगह हिंदुत्व की और हिंदू धर्म की स्थापना को लेकर के जो कोशिश कर रहे थे उसमें वो संस्कृत में व्याख्यान देते थे। केशव चंद्र सेन से उनका सामना कोलकाता के धर्मतल्ला के मैदान में हुआ, और उन्होंने ही उन्हें प्रेरित किया कि आपको भारत की जनभाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। मतलब दयानंद सरस्वती से उन्होंने कहा, और उनकी प्रेरणा से वो समझाने में कामयाब रहे केशव चंद्र सेन दयानंद सरस्वती को, और उनके समझाने से, उनकी प्रेरणा से दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की। एक और बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि केशव चंद्र सेन, आज के दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं लोग, तो उनको अपनी ही मातृभाषाओं से, हिंदी से एक तरह से दूरी बनने लगती है, एक तरह से वो दूरी बनाना चाहते हैं, एक तरह से वो अपने को आधुनिक दिखने की कोशिश में उससे दूरी बना करके रखने की भरपूर तैयारी करते हैं। केशव चंद्र सेन उस दौर में नफीस अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, और ब्रिटेन का इतिहास, ख़ासतौर पर लंदन के जो प्रबुद्ध वर्ग का इतिहास है, वह बताता है कि जब वो लंदन जाते थे और जहाँ उनका व्याख्यान होता था तो भारी संख्या में अंग्रेज उमड़ पड़ते थे उनकी नफीस अंग्रेजी सुनने के लिए। ऐसा व्यक्ति कहता है कि अगर भावी भारत की जोड़ने की कोई भाषा होगी तो वो हिंदी हो सकती है, तो निश्चित तौर पर वह उसका एक बड़ी सोच है, एक बड़ा विज़न है, बड़ी दृष्टि है। और कहना नहीं होगा कि बाल गंगाधर तिलक की भी दृष्टि वही थी। जून 1905 में नागरी प्रचारणी की सभा के मंच पर उन्होंने जो कहा था उससे यही साबित होता है। गांधी जी ने 1909 में भावी भारत के शासन पर अपनी मशहूर पुस्तिका हिंद स्वराज लिखी थी। उसमें वो जाकर के, मतलब वो भी तिलक के इस बयान के, इस व्याख्यान के करीब 4 साल बाद वो किताब आती है। उसमें कहते हैं कि भावी भारत की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी। तो हमें सोचना चाहिए कि तिलक कितने दूरदर्शी थे, कितने आगे थे। मित्रों, तिलक जी के व्यक्तित्व पर हम जितना भी ध्यान देंगे
वो कुछ ना कुछ उनके व्यक्तित्व में नई चीज़ निकलती चली जाएगी। देशभक्ति की तो पराकाष्ठा है ही, लेकिन उनके एक चीज़ और ध्यान देने की है कि उन्हें महाराष्ट्र में बल्कि भारतीय राजनीति का शेर कहा जाता था। और शेर इसलिए नहीं कहा जाता था कि उन्होंने सिर्फ मांडले जेल में कठिन कारावास गुजारा, बल्कि उन्होंने भारतीय राष्ट्र राज्य की जो नींव रखी उसके लिए एक खास दृष्टि दी। उस दृष्टि का एक बहुत महत्व रहा। उस महत्व के चलते ही भारत में एक अलग तरह से स्वाधीनता आंदोलन का और ख़ासतौर पर जो भारतीय स्वराज का एक सपना पूरा हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो आज है, आज जब भी कोई समस्या होती है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश की सारी समस्याओं का समाधान हमारे संविधान में है। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान को बनाने के लिए जो शुरुआती भूमिका रची गई, उसमें एक योगदान तिलक जी का भी है। कैसे है? उन्होंने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर के होम रूल की लीग की स्थापना की थी। और होम रूल का जो अनुभव है वो एनी बेसेंट जी को आयरलैंड से मिला था। आयरलैंड में वो सफल भी रहा था और उसको लेकर के तिलक जी महाराज ने इस भारत में भी सोचा कि उसी अंदाज में भारत को भी एक तरह से बदला जाए। और इसके लिए चूँकि उन दिनों स्वाधीनता आंदोलन अपने एकदम क्लासिक तौर पर ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था, धीरे धीरे तेज़ी चढ़ रही थी, परवान चढ़ रहा था, तो उन दिनों उन्होंने 4-4, 5-5 लोगों की टोली बना करके हर क्षेत्र के प्रमुख लोगों, खासतौर पर स्वाधीनता सेनानियों के पास जा कर के होम रूल के लिए एक तरह से कन्वेंसिंग करने, एडवोकेसी करने, उनको एक तरह उसमें भावी भारत के लिए किस तरह से शासन होगा, किस तरह से यहाँ की स्थानीय जो इकाइयाँ हैं, खासतौर पर स्थानीय स्वशासन है, वो कैसे चलेगा और किस तरह से उसको चलाया जाना चाहिए। होम रूल लीग में एक तरह से इसकी भी एक रूपरेखा तैयार हुई थी। और जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया, जिसको माना जाता है कि भारतीय संविधान के एक तरह से वो आधारभूत धुरी है, तो उस धुरी को बनाने के पीछे जितनी मेहनत हुई है, जितने विचार हैं, उसमें होम रूल लीग का, तिलक जी महाराज का और एनी बेसेंट के भी विचारों का बड़ा योगदान है। तिलक को अगर हम कहें कि सही मायने में भारतीय राष्ट्रीयता के उन्नायक हैं, आधुनिक राष्ट्रीयता के उन्नायक हैं, तो कोई अतिशयोक्त नहीं होगी। दरअसल वो जानते थे कि जो भारतीय राज व्यवस्था है, आज़ादी के बाद उसको नए ढंग से ही चलाना होगा। उसको हम जो पुरानी अपना जो सिस्टम रहा है, जो अपनी व्यवस्था रही है, उसके ज़रिए नहीं चला सकते। इसलिए उन्होंने, आप देखेंगे कि जगह जगह एक तरह से नई शैली की जो शासन प्रणाली है उसको एक तरह से सहयोग भी किया और उसमें आगे बढ़ते रहे। आप केसरी में देखेंगे एक तरह से केसरी में भी सब चीज़ों के जिक्र मिलता है और उनकी प्रखर पत्रकारिता के दर्शन होते हैं। अगर तिलक के बिना आप की एक तरह से कल्पना नहीं कर सकते। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोखले जी थे। जब गांधी जी 1896 में पहली बार भारत आए, जब वो दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय हो चुके थे और एक सत्याग्रही के रूप में वहाँ अपना नाम बना चुके थे, तो जब भारत आए तो फिरोज शाह मेहता से मिले और फिरोज शाह मेहता ने उनके लिए मुंबई में एक सभा भी की और इसके पहले, सभा के पहले वो उनको मिलाने ले गए पुणे में तिलक महाराज के पास। पुणे में ही नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले भी रहते थे। देखिए तिलक जी कितने बड़े व्यक्ति थे, वो जानते थे कि गांधी जी प्रभावित हैं गोखले जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे उम्मीद है, गांधी जी से उन्होंने कहा मुझे उम्मीद है कि आप गोखले जी से भी मिलने जाएंगे, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए,
और आपके लिए मेरे दरवाजे हर समय खुले रहेंगे। गांधी जी अपने आत्मकथा में लिखते हैं कि मैं इसके बाद निरुत्तर हो गया था और एक तरह से वो उनसे चकित भी थे कि आखिर यह कैसा व्यक्ति है। वो जानता है कि मैं गोखले जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन उसके मन में कोई दुराव नहीं है। वो एक प्रेरणा है कि भारतीय राष्ट्र राज्य को किस तरह से सम्मानित स्थान पर पहुंचाना है, किस तरह से उसको आज़ाद कराना है, और उस आज़ाद कराने का जो कोशिश है, उस कोशिश में हर व्यक्ति का कितना महत्व है। इस महत्व को उचित अवसर पर प्रोत्साहित करना है, उसको रेखांकित करना है और उसकी अगर ज़रूरत पड़ी तो व्याख्या करनी है, ताकि उसके जन जागरण में महत्व बढ़ सके, उसके ज़रिए जन जागरण किया जा सके और भारतीय लोगों को अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ खड़ा करने में वह एक निर्णायक भूमिका निभा सके। शायद इसीलिए गांधी जी उनको महासागर कहते थे और उस महासागर की उन्होंने जीवन भर एक तरह से पूजा की। 1 अगस्त 1920 को जब तिलक महाराज का असामयिक निधन हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 66 साल ही थी, एक उम्र 64 साल थी, 64 साल की उम्र में वो गुजर गए। गुजरने के बाद उन दिनों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की तैयारी की थी और वो तैयारी अपने चरम पर थी। जैसे ही उनको खबर मिली कि तिलक महाराज जी का निधन हो गया, उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया। अगले हफ्ते के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा, वो बहुत बड़ी बात है, तिलक के व्यक्तित्व को समझने के लिए ये उनके लेख का अंश बहुत एक तरह से सूत्र वाक्य के रूप में है। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा, एक विशाल व्यक्तित्व चला गया, एक शेर की आवाज़ शांत हो गई। तिलक ने जिस तन्मयता और आग्रह से स्वराज की गाथा सुनाई, वैसा कोई नहीं कर सका। मामूली बात नहीं है कि एक विशाल व्यक्तित्व, महासागर ही विशाल होता है। तिलक को गांधी जी कहते हैं विशाल व्यक्तित्व चला गया, शेर की आवाज़ शांत हो गई। निश्चित तौर पर वह शेर की ही आवाज़ थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में 1916 में जज के सामने वो आवाज़ गूंजती है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। निश्चित तौर पर वह आवाज़ का शांत होना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए बड़ा झटका था। यह भी सच है कि तिलक ने पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आग्रह के साथ लोगों को स्वराज के लिए तैयार किया। आज जिस शब्द स्वराज की हम बात करते हैं, वह होम रूल से ही निकला है। स्वराज से ही कांग्रेस ने सुराज आगे किया। आप देखेंगे प्रेमचंद की भी जयंती बीती है, कल ही थी, उनकी एक प्रमुख कहानी है सुराज। तो आप देखेंगे कि स्वराज से ही शब्द बना सुराज। उनके निधन के बाद नेहरू को भी कहना पड़ा था कि भारतीय क्रांति का जनक नहीं रहा। तिलक की लोकप्रियता, उनकी प्रतिष्ठा का आलम यह रहा कि जब 1916 में उनको तीसरी बार सज़ा दी गई, तो उन दिनों जारशाही के खिलाफ रूस के बड़े नेता बन के उभरे व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी हैं, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और एक शेर को पिंजरे में बंद करने की कोशिश की है। हमें ध्यान देना चाहिए कि वह वो दौर है जब आज की तरह न तो रेडियो था। रेडियो भी आप देखेंगे कि तिलक के जन्मदिन पर ही, उनका जन्मदिन 23 जुलाई 1856 था। भारत में पहला रेडियो प्रसारण होता है 23 जुलाई 1927 को, यानी उनकी मृत्यु के, उनके निधन के 7 साल बाद। तो यह ध्यान देने की बात है कि न तब इतना रेडियो का संजाल था, न लाखों के संख्या में छपने वाले थे, न आज की तरह रंगीन पत्रिकाएं थीं, न चैनलों की बाढ़ थी, खबरिया चैनलों की, टीवी चैनलों की मैं बात कर रहा हूँ, न इंटरनेट था। इसके बावजूद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के शेर दिल शख्सियत, सिंह की दहाड़ वाली आवाज़ की गूंज
हजारों किलोमीटर दूर सोवियत संघ तक सुनाई देती थी। हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन जो हम पर शासन करता था उसके शासक दल में खलबली मचाती थी। वह आवाज़ 1 अगस्त को शांत हो गई। हम उसी आवाज़ को आज अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देते हुए इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। राजीव पाठक जी ने हमें मौका दिया, गौतम जी ने मौका दिया, आप सब श्रोताओं ने धैर्य के साथ सुना। थोड़ा शुरुआत में टेक्निकल दिक्कत हुई जुड़ने में, इसके बावजूद मुझे सुना। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।